हेलो टू ऑल। हम हमारे प्रथम बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने कालक्रम 1 या कालक्रम प्रथम से अपने अध्ययन को स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारा जो लास्ट सारणी रह गई थी उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बता रहा है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किन किन कालक्रमों में किस तरीके के डिफरेंसेस देखने के लिए हमें मिले थे। जैसे कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पर 6 लाख से 5 लाख वर्ष पूर्व अमेरिका की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर सब्जियों का, हरी मिर्ची का उत्पादन होना प्रारंभ हो गया था और इससे लोग परिचित हो गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया में इस तरीके का कोई भी उत्पादन से लोग परिचित नहीं थे। ये समय है आपका पूरा 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 30,000 वर्ष पूर्व तक अमेरिका की ये विशेषता रही कि यहाँ पर हरी मिर्चों का उत्पादन और उपयोग करना लोग सीख गए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का कोई भी उत्पादन नहीं सीखे थे। जबकि 50,000 से 30,000 वर्ष पूर्व में आते हुए यहाँ पर होमोसेपियंस के जीवाश्म मिलने लगे थे, यानी बुद्धिमान मानव का जन्म हो चुका था और समुद्री यात्रा के भी संकेत हमें मिलने लगे थे। इसके बाद में आपको जो समय बताया जा रहा है वो है 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व में अमेरिका के अंदर होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले थे और इसी समय में ऑस्ट्रेलिया में चित्रकला के भी कुछ ना कुछ हमें अवशेष मिल गए थे। 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व में दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर किसी तरीके का कोई भी विशेष बिंदु हमें देखने के लिए नहीं मिला है। साथ में जब हम आगे देख रहे हैं 7,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व कुम्हड़ा की खेती अमेरिका के अंदर होने लगी थी, जबकि ऑस्ट्रिया में इस तरीके की कोई भी खेती नहीं देखी गई। 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व में दोनों ही देश के अंदर कोई भी ऐसी विशेषता नहीं देखने के लिए मिली, जबकि आप ध्यान से देखोगे तो 6,000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, जबकि 1200 ईसा पूर्व तक की जो ऑस्ट्रिया की विशेषता थी वो क्रियाकलाप से संबंधित थी। वो आपको एक कॉलम बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ये विशेषता रही 6,000 से 1200 ईसा पूर्व तक के समय में ऑस्ट्रिया की जो विशेषता रही वो ये है कि प्रत्येक 6 खानों से एक तिथि को लीजिए और इस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों की तिथि और प्रक्रिया घटना का क्या महत्व होगा, इस पर हमें विचार विमर्श करके ये बताना है कि क्या रहा था। तो ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके के क्या क्या विशेषताएँ हमें ऑस्ट्रिया में और अमेरिका में देखने के लिए मिली। अगर आप ऑस्ट्रिया के इस कॉलम को देखोगे तो 1200 वर्ष पूर्व तक, जो कि 6,000 वर्ष पूर्व से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी ऐसी विशेषता देखने के लिए नहीं मिली है। जब आप ये क्रियाकलाप करोगे तो इन स्थानों पर ऑस्ट्रिया को डैश ही छोड़ोगे। इसके बाद 5,000 से 4,000 वर्ष पूर्व में अमेरिका के अंदर सेम की खेती होने लगी थी। 3,000 से 2,000 वर्ष पूर्व अमेरिका के अंदर गिनी पिग टर्की को पालतू बनाया जाने लगा था और मक्के की खेती होने लगी थी। ये टर्की एक जानवर का नाम है जिसको पालतू बनाया जाने लगा था। गिनी पिग ये एक सूअर की प्रजाति है। इसके बाद 2,000 से 1,900 वर्ष पूर्व में अमेरिका के अंदर आलू, मिर्च, केसावा, मूंगफली की खेती, लामा की खेती, एल्पेका ये जानवर है, इसे पालतू बनाया जाने लगा था। उसके बाद 1900 से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, उस समय में केवल अमेरिका में जो एक विशेष परिवर्तन था वो ये था कि यहाँ पर भेड़ को पाला जाने लगा था और इस तरीके का जानवर जो आपको नज़र आ रहा है चित्र के अंदर, इसके पालन पोषण, इससे संबंधित व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई थी। 1200 से 1100 ईस्वी के बीच में अमेरिका के अंतर्गत क्या विशेषता देखने के लिए मिली कि यहाँ मैक्सिको खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियाँ, ये एक संस्कृति है, ये लोगों की एक संस्कृति है जिसका नाम ओल्मेक रखा गया, एक प्रजाति है। इस टाइप के लोगों की बस्तियाँ किसके आसपास देखी गई? मैक्सिको की खाड़ी के आसपास में। ये किसकी विशेषता है? अमेरिका की। और साथ में यहाँ पर मंदिरों का निर्माण और मूर्ति बनाना भी प्रारंभ हो चुका था। जबकि इसी समय में ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया की बस्तियां बनी थी। ये जगहों के नाम है। पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया जो है ये छोटी छोटी बस्तियां थी जो कि इसी समय में बनी थी। जबकि 1100 से 1000 ईसा पूर्व के समय में दोनों का ही जो स्थान है वो डैश रहा है, कोई भी विशेषता नहीं थी। और 1000 से 900 ईस्वी के पूर्व में चित्रात्मक लिपि का विकास कहाँ पर हो गया था? अमेरिका में हो गया था। यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से दोनों के बीच में
डिफरेंस रहा, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो सबसे ज़्यादा विशेषताएं और महत्व के बिंदु हमें कहाँ पर नज़र आए, अमेरिका में ही आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में इतने ज़्यादा विकास हमें देखने के लिए नहीं मिला है, जबकि 900 से 1 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो दोनों ही संस्कृतियों में, दोनों ही देशों में कोई भी इस बीच में महत्वपूर्ण बिंदु देखे नहीं गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये कालक्रम प्रथम था इसका परिचय समाप्त हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों ही तरीके के जो आपने ये डिफरेंसेस देखे, जो दो देशों के बीच के आपने अंतर देखे, उसके आधार पर आपको पता चलेगा किस देश में किस समय में क्या विकास हुआ, दूसरे देश में उसी समय में क्या विकसित हुआ। दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा देश उसी समय में ज़्यादा विकसित हो चुका था, ज़्यादा उसके अंदर लोगों के अंदर बुद्धिजीवी तत्वों का निर्माण हो चुका था, और जबकि दूसरा देश कितना उससे पिछड़ा हुआ था। अब इसी चीज़ से रिलेट करके हमारा जो प्रथम अध्याय है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का जो नाम है वो है समय की शुरुआत से। ठीक है, अध्याय प्रथम का ये बिंदु है। ठीक है, यहाँ से अपन ये चीज़ पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए इस अध्याय को अपन जोड़ेंगे। जैसे कि ये जो प्रथम चीज़ अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसका है समय की शुरुआत से, यानी कि इस चैप्टर में हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको ध्यान होगा अपन ने पहला वीडियो जो मैंने आपको बनाकर बताया था, जिसमें मैंने बताया था इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल वो समय है जो कि मानव के किस से किस समय का अध्ययन करता है, प्रारंभ से लगभग 1200 ईस्वी तक का वो अध्ययन करता है। तो यहाँ हम बोल रहे प्रारंभ, तो ये वाले समय का जो अध्ययन अपन कर रहे हैं वो किस चैप्टर में करेंगे, इस वाले अध्याय के अंदर हम करेंगे कि समय की जहाँ से शुरुआत हुई, यानी जहाँ से हमने इतिहास को लिखना प्रारंभ किया उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि उस समय का मानव कैसा था, उस समय की संस्कृति कैसी थी। जैसे कि इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है सबसे पहले तो कि मानव जो है उसका निर्माण जीवाश्मों के रूप में होना प्रारंभ हुआ था। जैसे जीवाश्म बने धीरे धीरे उसने मानव का रूप लेना प्रारंभ कर दिया था। उसने सर्वप्रथम क्या किया, पत्थरों के औजार बनाना चालू किए, उसने गुफाओं में रहना चालू किया और गुफाओं में रहते रहते उसने गुफाओं के अंदर चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। उसे आसपास में पत्थर बहुत आसानी से मिल जाते थे। इसी वजह से जब उसे अपन बोलते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसको जब आवश्यकता हुई कोई चीज़ काटने छीलने की तो उसने वो पत्थर उठाया, उससे काटना और छीलना प्रारंभ किया। कोई उसे नुकीला पत्थर मिला तो उससे वो काटना छीलना आसान हो गया, तो उसने जो भोंटे पत्थर थे जो नुकीले नहीं थे उन्हें नुकीला बनाना प्रारंभ किया, उन्हें लंबे चपटे बनाना चालू किया ताकि उसका उपयोग करके वो काटने छीलने का काम कर सके। इस तरीके से उसने पत्थरों के औजार बनाना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे उसे बर्तनों की आवश्यकता होने लगी, अन्य शस्त्र की आवश्यकता होने लगी, तो उस मानव ने प्रारंभ में किस तरीके की सामग्री बनाना स्टार्ट की थी, पत्थरों से बने हुए औजार, पत्थरों से बने हुए बर्तन, पत्थरों से बने हुए अस्त्र शस्त्र बनाना प्रारंभ किया था। उसने इन सब चीज़ों को बनाने के लिए पत्थरों का ही उपयोग किया। क्यों किया? क्योंकि पत्थर उस समय आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, उसे आसपास में पड़े हुए मिल जाते थे, इसलिए उसने पत्थरों से ये काम चालू किया। अब आपको पता होगा जब मानव शुरू में रहना प्रारंभ किया तो वो खुले में रहता था, घूमता हुआ रहता था, पर जब उसे ठंड लगती थी, जब उसे बारिश फील होती थी तो उससे बचने के लिए उसने जो पहाड़ों के अंदर कटी हुई गुफाएं थी उसमें रहना प्रारंभ किया। जब उसे वहाँ पर रहना अच्छा लगने लगा तो उसने उन गुफाओं को अपना घर बनाना प्रारंभ कर दिया और उसको अपने घर को जैसा हम लोग सजाते हैं वैसे ही उसने उन गुफाओं को भी सजाना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से उसने चित्रकला भी सीखी। उसने धीरे धीरे इसी तरीके से अपनी खोजों को आगे रखा तो हमने ये पाया कि जो मानव थे उसने कई तरीके के औजार बनाना सीखे, उसने रंग रोगन करना सीखा, उसने चित्र बनाना सीखा और मानव के सच्चे स्वरूप तक वो पहुंचा। क्योंकि आज भी हम चित्रकला करते हैं, आज भी हम पत्थर के औजार बनाते हैं, ये उसने उस समय में प्रारंभ किया था और आज के समय में वो धीरे धीरे विकसित होकर के ऐसा रूप ले लिया है जो कि आज हम देखते हैं।
अगर आप देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उसकी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथियों का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिसमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारण करना कठिन नहीं रहता। यानी मानव का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे एक क्रम से दूसरे क्रम पर पहुंचा। यानी आपने जो एक वो होमो सेपियंस वाला देखा होगा चित्र, कैसे मानव पहले चिंपैंजी के रूप में था, फिर वो धीरे धीरे सीधे खड़ा हुआ होना सीखा और धीरे धीरे उसने पहले कच्चे मांस को खाना चालू किया, फिर आग जलाना सीखा तो उसे पकाना सीख गया, खेती करना सीखा तो मसाले बनाना सीख गया, यानी उसी पके हुए मांस में वो मसाले डालकर उसे स्वादिष्ट बनाना सीख गया। इस तरीके से उसने बहुत सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखा। यानी मानव का विकास कैसे हुआ है, क्रमबद्ध रूप से हुआ है। सबसे पहले मानव जीवाश्म के रूप में उत्पन्न हुआ। जब हमें ये पता चला गया कि जीवाश्म कब उत्पन्न हुए, किस काल में उत्पन्न हुए, तो उसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि मानव जो आज विकसित हुआ है वो किस समय से उसका विकास प्रारंभ हुआ था और आज तक आने में उसे कितना समय लगा, किन चरणों से होकर के वो गुजरा। इस तरीके से आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि आपको अगर आप साइड में देखोगे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड दिए हैं, एक जीवाश्म दिया है, एक प्रजाति दिया है। मैं बार बार यहाँ वर्ड यूज़ कर रही हूँ जीवाश्म, तो आपको हो सकता है कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा हो कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे या जानवर है ना, या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। कोई छोटा सा तत्व जिसमें जीव हो, जैसे कि पौधा या जानवर, जो कि किसी पत्थर या चट्टान से चिपक गया और उसी रूप में रहा, वो जीवाश्म कहलाता है। इसी तरीके से मानव का जन्म हुआ था जीवाश्म के रूप में, धीरे धीरे वो विकसित होता गया और बहुत सारे रूपों से होकर के गुजरा। ऐसा माना जाता है कि पहले वो रेंगने वाला जानवर बना, पानी में रहने वाला जलचर बना, धीरे उसने अपना शेप बड़ा किया, वो पत्थर पर रेंगने वाला जानवर ज़मीन पर रेंगने वाला जानवर बना और धीरे धीरे उसका साइज़ बड़ा होता गया। उसके हाथ पैर आए, किसी के पंख आए तो उसने उड़ना सीखा, हाथ पैर आए तो उसने चलना सीखा, 4 पैरों से चलना सीखा, फिर 2 पैरों से चलना सीखा, फिर वो झुककर चलता था, धीरे धीरे उसने सीधे खड़ा होना सीखा, उड़ने वाले जानवरों ने अपनी ऊंचाइयों को छूना सीखा। इस तरीके से मानव का धीरे धीरे विकास हुआ। दूसरी चीज़ आपने जो पढ़ी है यहाँ है प्रजाति, जिसका आपको मतलब क्या बताया है। प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके संतानें उत्पन्न करते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति विशेष के सदस्य से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। प्रजाति क्या है, दो एक ही जाति से संबंधित जीव। जैसे जाति हम शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी धर्म से संबंधित जाति है ना, जो कि किसी मानव से संबंधित हो सकती है। पर जब मैं वर्ड बोल रही हूँ जीव, तो जीव का मतलब हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है, और हर टाइप की वो चीज़ जिसके अंदर जान है, कुछ उनमें से सिमिलर चीज़ें होती हैं। जैसे कि अपन बोले पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर जान है, पर गुलाब का पौधा अलग, नीम का पेड़ अलग, पीपल का पेड़ अलग। तो पीपल पेड़ की प्रजाति हो गई, गुलाब फूलों की प्रजाति हो गई। यानी वो जीव जिनके अंदर समान विशेषताएं पाई जाती हैं वो एक प्रजाति के माने जाते हैं। इस तरीके की काफ़ी सारी प्रजातियों से मानव होकर के गुजरा और आज मानवीय रूप में देखा जा रहा है। हम आगे करते हुए इस चैप्टर के बारे में बढ़ेंगे। जैसा बताया जा रहा है लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी चीज़ों की खोज हो गई थी जो अनेक विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से अभिव्यक्त ये धारणा पर आधारित है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। काफ़ी विद्वानों ने ऐसा भी माना कि अपन ये कह रहे हैं कि जीवाश्म से मानव का जन्म हुआ, पर काफ़ी विद्वान ऐसा भी मानते थे कि जीवाश्म से मानव का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे बाइबल में लिखा है कि मानव का जन्म सृष्टि की रचना के साथ ही ईश्वर द्वारा कर दिया गया था।
जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। ये एक साइंटिफिक मेथड है कि धीरे धीरे जीवाश्म से मानव आज के स्वरूप तक पहुंचा है। विद्वानों की इसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण आपको बताया है। जो लोग ये नहीं मानते कि मानव का जन्म जीवाश्म से हुआ है, ऐसी कुछ एक थ्योरी है वो आपको बता रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दिया, अगस्त 1856 में जब मजदूर निअंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले, यानी कंकाल मिला। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया, उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शाफहोसेन के पास भेजा। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वान ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया। ये घोषित कर दिया कि खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति के है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। यानी वो जो खोपड़ी मिली, जो अवशेष मिले, वो आज के मानव जैसे नहीं थे पर उससे मिलते जुलते थे। तो दोनों ही इतिहासकारों ने उस पर अध्ययन किया और ये पाया कि आज का जो मानव है वो पहले इस तरीके के शेप का रहा होगा और विकसित होते होते अब इस मानव की खोपड़ी का साइज ऐसा हुआ और वो ऐसा दिखने लगा है। इस तरीके से पाया गया कि मानव जो है पहले के समय में किसी और शेप का, कोई और आकार का, कोई और प्रकृति का रहा, पर धीरे धीरे विकास के साथ उस मानव का आकार, शेप और प्रकृति बदल गई। ठीक है, आगे आपको बताया है, पहले तो ये बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया पर आगे चल करके उन्हें ये बात माननी पड़ी। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इधर आप अंडरलाइन करोगे बुक के नाम पर और बुक के राइटर के नाम पर, प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान तक आया है। ऐसी बात किसने बताई? डार्विन ने अपनी पुस्तक में बताई। उसने यही बताया कि पहले जानवर का जीवाश्म का निर्माण हुआ, धीरे धीरे उसका साइज बड़ा हुआ और उससे ही मानव का निर्माण हुआ है, जैसा कि आज माना जाने लगा है। इधर आपको अंडरलाइन करना है और इस चीज़ को लर्न भी करना है क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, मानव के क्रमिक विकास की कहानी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको इस पढ़े हुए टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और गृह कार्य के क्वेश्चन भी हैं। इन्हें आपको पूर्ण कर लेना है। इनको आपको लिखना भी है और काम भी पूरा करके रखना है समय से समय। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है जीवाश्म से क्या तात्पर्य है। दूसरा है प्रजाति शब्द से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है कार्ल फुलरोट कौन थे। अगला प्रश्न है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मैंने 4 प्रश्न दिए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये प्रश्न।
और इनको आपको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे प्रश्न है, परंतु अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है उसमें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अपना यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।